Hello everyone, वेलकम इन माय क्लास। आज पुनः हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। कक्षा 6 की विज्ञान का पहला पाठ है दैनिक जीवन में विज्ञान। पिछली क्लास में हमने बताया था 5 ज्ञानेंद्रियों की बात की थी कि मनुष्य के कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। मनुष्य के 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। बच्चों अगर कोई प्रश्न करे तो ये पूछे कि मनुष्य के ज्ञानेंद्रियां का मतलब होता है जिनसे हमें ज्ञान मिले, जिनसे हमें सीखने को मिलता है। अपने शरीर में कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनसे हम सीखते हैं, बाहरी वातावरण से हम सीख लेते हैं। तो कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां। वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? पहला है कान, दूसरा है आंख, तीसरा है त्वचा, चौथा है नाक और 5वां है जीभ। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं मनुष्य की। पिछली क्लास में भी हमने बताया था, और जो बच्चे लगातार क्लास ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उन बच्चों को मालूम भी रहता है। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। 5 की सहायता से ही हम अपने प्रति सतर्क रहते हैं। पहला है कान। कान के द्वारा ही हम लोग सुन पाते हैं, सुनने का काम करते हैं, अच्छा बुरा ये इससे हमें समझ में आता है। और वही कान हमारे सूचना हमारे दिमाग को देता है, मस्तिष्क दिमाग। दूसरा है आंख। आंख से हम लोग देखने का कार्य करते हैं, और अच्छा क्या बुरा क्या, अचानक से शेर आ जाए हम देख लें तुरंत हम छिप जाएंगे, और अचानक से प्यारे से खरगोश देख लेंगे तो उसको पकड़ के खिला देंगे। यानी आंख से बाहरी जानकारियां हो रही। तीसरा है त्वचा। अगर कोई गरम चीज हमको छुआ दे या धोखे से कहीं करंट लग गया, तुरंत हमें त्वचा ही हमको बताती है कि हाँ ये फला चीज को खतरा है, ये अच्छा नहीं है। पंखा चलने लगता है गर्मी में, अच्छा लगता है, त्वचा ही बताती है। चौथा है नाक। नाक के द्वारा हम गंध का ज्ञान होता है कि ये गंध अच्छी है कि गंध खराब है। अगर फूलों की बगिया में हो या गुलाब का फूल सूंघ रहे तो बड़ा अच्छा लगता है। नाक ही सूंघ करके हमको बताती है, नाक हमारा सूंघने का काम करती है। और अगर कोई जानवर मरा पड़ा हो, सड़ा गला पड़ा हो, तो उसमें हम नाक दाब करके नहीं करते हैं, क्योंकि नाक से ही हम ये अनुभव कर सकते हैं। अगला है जीभ। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है, कौन सी चीज कड़वी है, कौन सी चीज मीठी है। अभी आइसक्रीम का नाम लिया जाए तो हम तुरंत जान जाते हैं कि आइसक्रीम का मतलब ठंडी ठंडी होगी, मीठी होगी। मिर्चा का नाम ले लें, मिर्चा तुमको खिला रहे हैं तो इसका मतलब कड़वा होगा। बच्चे तुरंत कहेंगे नहीं हम नहीं खाएंगे। तो ये ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही हमें नई नई चीजें जानने की उत्सुकता होती है कि ये फला चीज क्यों हुई, कैसे हुई, और इस प्रकार की हमें जानकारी दिमाग में उत्सुकता होती है, जागरूक होते हैं। तो एक बालक था। वो बालक एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और वो बालक कुछ सोच रहा था। अचानक से सेब का एक फल नीचे को गिरता है, उसके सिर में लगता है। अब वो बालक सोचने लगता है कि अरे ये फल जो गिरा है ये मेरे सिर में ही क्यों लगा, ये आखिरकार यहाँ वहां पर क्यों नहीं लग गया। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी पृथ्वी है, मेरी खोपड़ी में ही क्यों लगा। जरूर लगता है कि पृथ्वी के अंदर कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो अपनी तरफ उसको खींच रही है।
और बाद में वही वैज्ञानिक वही लड़का महान वैज्ञानिक बनता है और सर आइजैक न्यूटन के नाम से जाना जाता है, जिसने ये बताया कि पृथ्वी के अंदर एक बल कार्य करता है। बल का मतलब ताकत। एक बल कार्य करता है जो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। अभी इसको हम फेंकेंगे तो ऊपर को या यहाँ को वहाँ को कहीं नहीं जाएगा, नीचे को ही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी में वो बल कार्य कर रहा है। उस बल के विषय में हमने पिछली बार बताया था कि उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? तो उस महान वैज्ञानिक का नाम है सर आइजैक न्यूटन। तो बच्चे लोग अगर पूरा नाम न ले पाओ, क्योंकि बड़ा नाम है और विदेशी व्यक्ति का नाम है, तो अपने यहाँ के लोगों का नाम तो लेना सरल होता है, महेश, सुरेश, दिलीप, तो बड़ी जल्दी याद हो जाता है। लेकिन ये विदेशी वैज्ञानिकों के नाम, विदेशी व्यक्तियों के नाम है, इसलिए हो सकता है पूरा नाम नहीं याद रहे, तो कम से कम इतना ही नाम याद रहे कि न्यूटन, यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है जो पृथ्वी में कार्य करता है, उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। इसके अलावा जो उत्सुकता होती है हमको जानने के लिए, तो वो वैज्ञानिक विधियों का भी हमने उल्लेख किया था। वैज्ञानिक विधि के चरण थे, जो चरण थे वो 8 चरण थे, यानी किसी भी चीज को जानने के लिए हमें 8 चरणों से गुजरना पड़ेगा। कितने चरणों से? 8 चरणों से। पूछ भी लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि के कितने चरण होते हैं? तो 8 चरण होते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान की देर। पहले के जो लोग बाग थे, जो आपके दादा दादी बाबा दाई ये बच्चे रहे होंगे, तो अपने दादा दाई से पूछिए कि किन किन क्षेत्रों में पहले क्या था और आज का देखी जाए कि आज क्या परिवर्तन है। तो इसी के विषय में आज चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से कुछ जानें। तो पहला है कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में पहले देसी हल, बखर और इनसे ही जुताई, बखराई और बुआई, उसी में वो नारी लगा दी जाती थी और उसी से बुआई चलती थी। एक आदमी जो है झोली फांस लेता था, उसी में बीजा डाल लेता था, एक एक करके दाना इसे गिराता रहता था, लाइन से चलता रहता था। और जो हलवाहा होता था वो बढ़िया क्रम से ऐसे तय करता रहता था। तो जुताई होती थी, बुआई होती थी, और उसको 1 बीघा खेत की जुताई करने में दिन भर लग जाते थे, या आधा दिन तो कम से कम लग ही जाता था। लेकिन आजकल क्या है? ये तो पहले का युग था। और आज क्या है? आज 1 बीघा 20 मिनट में जो है जुताई करके रख देगा ट्रैक्टर वाला, क्योंकि ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीनरी आ गई, कल्टीवेटर आ गया, मिट्टी पलट हला आ गया, बुआई करने के लिए सीड ड्रिल आ गई है, उसी में सीड डाला, बीजा डाला, उसी में रासायनिक खाद डाले, जितनी खाद की आवश्यकता है और मिला करके, और जितना बीज हमको एक बीघा में चाहिए उतना मिला लेता है किसान, रख देता है उसमें, और इसके बाद जो है बुआई कर देता है। तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, समय की बचत होती है और उत्पादन भी अधिक होता है। इसके बाद मनोरंजन के क्षेत्र में पहले लोग बाग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? नौटंकी देखते थे। नौटंकी, रामलीला, कठपुतली का नाच, बंदरवा के खेल और तमाम प्रकार के इस तरह के खेल होते थे। गांव में भीड़ इकट्ठा होती थी। इसके बाद वहां से वो अपना रुपया पैसा, दाना पानी, रुपया पैसा तो लोगों के पास कम होता था, दाना पानी ही ले जाते थे। किसी ने गेहूं दिया, किसी ने चावल दिया, किसी ने ज्वार दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने तेल दिया, किसी ने दाल दिया, इस तरह से वसूल करके ले जाते थे। आजकल मनोरंजन के लिए क्या है? मनोरंजन के लिए सबसे पहली बात तो हर जेब में स्मार्टफोन है। बच्चे तो उसी में कार्टून लगा लेते हैं,
हैं, कार्टून देखते हैं, वीडियो गेम, लूडो, जाने कौन कौन से गेम खेलते हैं जो हम भी नहीं खेल पाते। और बड़े लोग अपने पसंद के धारावाहिक और ये सब चीज़ें देखते हैं, कुछ नवयुवक लोग सिनेमा वगैरह देख लेते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है। पहले का मनोरंजन का रात रात बजा करके कि फला गाँव में नौटंकी हो रही, चलो भैया चलते हैं। और आजकल क्या है, कहीं कोई नहीं जाता है, सब अपने में व्यस्त हो गए हैं, इसीलिए प्रगति हुई है। ये सब विज्ञान की ही देन है। अगला चिकित्सा के क्षेत्र में, पहले कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता था तो उसको ये माना जाता था कि भाई अब ये मुश्किल बचेगा, क्योंकि जो वैद्य होते थे पहले जड़ी बूटी वगैरह देते थे और लगभग कामन दवाएं होती थी। बुखार आ गया है भैया, नारी दंगली या गुरी चुरी ढोर गा के पिया दे, दवाई ठीक भी होती थी, नुकसान नहीं करती थी, लेकिन पूर्ण परीक्षण नहीं हो पाता था कि इस व्यक्ति को बीमारी कौन सी है, दवा हम कौन सी दें। आजकल तो जड़ी बूटी वाला इलाज भी परीक्षण के बाद ही होता है। तो परीक्षण करने की, जांच करने की सुविधाएं रहती है। आजकल तो मल मूत्र की जांच होती है, खून की जांच होती है, तुरंत डॉक्टर लिख देता है कि अच्छा तुमको ठंडी दे के बुखार आता था, इसका मतलब तुम्हें लगता है मलेरिया है, जांच करनी पड़ेगी। तुरंत ब्लड निकालता है और इसके बाद जांच के लिए देखता है, रिपोर्ट आती है, देख के बता देता है कि हाँ तुमको मलेरिया है, ये फला बीमारी है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो एक बैक्टीरिया द्वारा होती है, जीवाणु द्वारा होती है, यदि पूर्व में पहले किसी को हो जाती थी तो ये माना जाता था कि अब ये व्यक्ति इस दुनिया में अब रहेगा नहीं, अब बचेगा नहीं। अब आजकल क्या है, टीबी का इलाज फ्री में हो रहा है। और यहाँ तक कि अगर मरीज एक बार गया है कि जाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार का चैनल इतना अच्छा बढ़िया है, शासन का चैनल इतना बढ़िया बना रखे हैं कि गांव निधि तक आशा बहु से लेकर के जो है हर जगह CSC सेंटर बना रखे हैं। तो उनके माध्यम से दवा घर तक पहुंच जाती है और जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक उसकी रिपोर्टें विभिन्न माध्यमों द्वारा ली जाती हैं और वो व्यक्ति बच जाता है। टीबी का मतलब कि खांसी जुकाम, बस परहेज आवश्यक होता है। इसके बाद यातायात के क्षेत्र में भी बहुत आने जाने की सुविधाएं हुई और लोगों को पहले जाने वाले में बड़ी समस्या होती थी। अब आजकल तो कोई समस्या नहीं, तुरंत टिकट कटवाइए और जहाँ जाना है चले जाइए। अगर आपको अमेरिका भी जाना हो, अगर आप इस स्थल वाले साधन से जाएंगे बहुत समय लगेगा, वायुयान से निकल जाइए। विज्ञान इतने आगे तक पहुंच, लोग अब चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, सूर्य में भी जो है सैटेलाइट भेज रहे हैं, जो इतना टेम्परेचर जिसका इतना बढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से बीज, पहले लोग बाग जो है खेती करते थे और साधारण बीजों का प्रयोग करते थे। साधारण बीज का मतलब जो खेत में बोया गया उसी से कुछ दाना अलग कर लिया गया, वही बीज का प्रयोग अगली बार कर लिया गया। कहाँ से प्रोडक्शन होगा, उत्पादन कहाँ से होगा भाई? अगर वैरायटी, अच्छी वैरायटी बोई जाए और हर रीजन के लिए वैरायटी आई, वैज्ञानिकों ने खोजा कि भाई बुंदेलखंड रीजन में पानी की कमी है, यहाँ पर ऐसी वैरायटी बोई जाए कि जो पानी कम चाहे, कम पानी चाहने वाली वैरायटी हो और उत्पादन अच्छा नहीं। तो उन्नतशील बीजों की खोज हुई, वो बीज मार्केट में आए और मार्केट से किसान भाइयों को पहुंचे और इसके बाद उत्पादन कृषि का बढ़ता है। ये सब विज्ञान की ही देन है। गणित, कीटनाशक, रोगनाशक, किसी फसल में कीड़े लग रहे हैं या रोग लग रहा है, उसके लिए बाजार में दवाइयाँ उपलब्ध, पहले उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं होती थी। पहले जिसमें जितना लग गया वो नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई। आज तो हर चीज को बचाने का उपाय है और उसमें मात्रा भी लिखी रहती है, या कृषि वैज्ञानिक से हम उनसे पूछ सकते हैं। दुकानदार भी जानकार होता है, क्योंकि सबको लाइसेंस नहीं मिलती है। जो जानकार होता है उसी को लाइसेंस मिलती है, क्योंकि किसान भाई को पढ़ा लिखा होता नहीं, उसी से पूछता है कि भैया ये इसका प्रयोग कैसे करना है, तो बताता है कि इतने लीटर पानी में ये इतना डाल देना, इसका घोल बना करके फिर छिड़काव कर देना। इसी तरह लोगों के लिए संचार के साधन, पहले तो संचार के साधन क्या होते थे कि आदमी को भेजा जाता था, कोई किसी के यहाँ कोई किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको संदेश वाहक भेज देते थे कि जाओ भैया बता देना कि उसके अंतिम दर्शन कर जाए।
तो वो जाता था, अब बेचारे को जाना है 20 किलोमीटर, वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। आजकल क्या है, संचार के साधन इतना एक्टिवेट हो गए हैं, इतना बढ़ गए हैं, विज्ञान ने इतना तरक्की कर लिया है कि तुरंत व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फोटो सहित, वीडियो सहित, यानी लाइव वीडियो तक दिखा देते हैं। तो ये सब संभव हुआ है विज्ञान से। विज्ञान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बस इसका दुरुपयोग न किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लड़के लड़कियां तो घर बैठे और यूपीएससी में क्रॉस कर जाते हैं, आईएएस परीक्षा क्रॉस कर जाती है, पीसीएस परीक्षा क्रॉस कर जाती है, घर में बैठ करके। वो कैसे, यूट्यूब में जाकर के और क्लास वहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। इंटरनेट की इतनी अच्छी सुविधा हो गई है और जिससे वहीं से बैठे बैठे वहीं तैयारी कर लेते हैं। पहले क्या था, पहले गुरुकुल प्रणाली चलती थी और वहाँ पर बच्चे जाते थे और जैसा अध्यापकों के पास सुविधाएं थी नहीं, तो वो वहीं से अपनी साधारण चीज़ों से अपना पढ़ाते उड़ाते रहते थे, सिखाते रहते थे। ये है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। और भी बहुत सारी देन है कि जो हमें हर कदम पर हमको ये समझ में आता है कि विज्ञान की ही देन है। घर मकान बनाना, गर्मी में अपने कमरे को ठंडा कैसे रखें, एसी, कूलर, फ्रिज, है ना। आज का भोजन कल को खराब ना हो पाए तो क्या करें, फ्रिज में संरक्षित करें। और भी तमाम प्रकार की चीज़ें गर्म करनी है। खाना बनाने के लिए लोग बाग पहले चूल्हा का खाना, लकड़ी का खाना लकड़ी की सहायता से बनाते थे, प्रदूषण होता था। आजकल क्या है कि चूल्हा आ गए, गैस आ रही है। बस इनका प्रयोग बड़े ही सावधानी से, जैसा निर्देश होता है, निर्देशों का पूर्ण पालन करके ही करना चाहिए, क्योंकि ये घातक भी होगा। वो घातक नहीं थे, लेकिन ये घातक है अगर हम इनका उपयोग सही निर्देश के अनुसार न करें। खाना बनाना है, प्रेशर कुकर, तत्काल भोजन बन जाएगा, 10 मिनट में सब्जी दाल पक जाएगी। पहले के चूल्हे में क्या मतलब 1 घंटे दाल पकती रहती थी, बच्चे बैठे रहते गए, अम्मा खाना कब बनी, भूख लगी। अभी क्या है कि माँ ने कहा कि तुरंत 2 मिनट बनाते हैं और बच्चे थोड़ा सा कोई खेल करते हैं, तो खाना रेडी हो जाएगा। ये सब विज्ञान की ही देन है, विज्ञान से ही संभव हो पाया। अब हम आगे जो चर्चा करेंगे वो है परंपरागत एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका। विज्ञान की क्या क्या भूमिका हुई है, पहले का जो समय था और आज का समय था, आज का समय जो है उस पर चर्चा होगी। और एक एक बिंदुवार चर्चा होगी और इस पर ध्यान दीजिए कि कितना बड़ा अंतर पड़ा है पहले का जीवन और आज का जीवन, यानी आज का जीवन कितना अच्छा हो गया है। बस एक चीज है कि दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, किसी चीज का दुरुपयोग वो खतरे में डालेगा। जैसे इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा था कि परमाणु बम हम गिरा देंगे। परमाणु बम इतना विनाशकारी होता है, इतना विनाशकारी होता है। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी शहर में गिरा था और वो बिल्कुल विध्वंस कर दिया था। वहाँ के लोगों को इतना परिश्रम करना पड़ा, इतना परिश्रम करके और दिन रात उन्होंने मेहनत किया, तब जाके वो तरक्की विकसित देशों में आया। तो विनाशकारी भी है। अब भारत के पास भी तो है परमाणु, लेकिन भारत ने धमकी क्यों नहीं दिया? क्योंकि भारत एक समृद्ध और समझदार देश है, यहाँ के लोग समझदार है। इसलिए तो आते हैं, आइए विस्तार से देखते हैं कि पहले का चीजें जो थी और आज की चीजों में अंतर कितना बड़ा पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है। पहला भोजन। भोजन में सबसे पहले जो है प्रयोग क्या होता था, पूर्व की बात करें तो मिट्टी का चूल्हा होता था और मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा। आप जरा सोचिए कि मिट्टी के बर्तन में दाल पक रही है, कितनी देर तक पकेगी, कितनी देर में पक पाएगी?
हालांकि स्वादिष्ट वही होती है जो होती है, नुकसानदायक नहीं होती है गलत से। पर कितने देर में, यानी कितना ईंधन हमको खर्चा करना पड़ेगा, कितना समय खर्च होगा, है ना भाई। 24 घंटे में कुछ समय हमें सोने के लिए निकालना है, कुछ खेलने के लिए निकालना है, कुछ काम के लिए निकालना है, और सबसे ज्यादा अधिक समय हमारा खाना बनाने में ही चला जा रहा है। तो मिट्टी का चूल्हा होता था, मिट्टी के बर्तन होते थे, और कुछ बर्तन धातुओं से निर्मित होते थे, लोहे वगैरह के होते थे। आजकल की क्या स्थिति है, आज गैस चूल्हा है, ओवन है, पानी गर्म करना है, वो बटन ऑन करो और ओवन में रख दो, तुरंत पानी गर्म हो जाएगा। सोलर कुकर है, कुकर प्रेशर कुकर मतलब चूल्हा में चढ़ाया जाएगा। सोलर कुकर क्या है कि सोलर कुकर में सब्जी दाल रख दो और इसके बाद धूप में रख दो, सूर्य के प्रकाश में, तुरंत सब्जी दाल तुम्हारी पक जाएगी। तो सोलर कुकर का भी प्रयोग होने लगा। प्रेशर कुकर, स्टेनलेस स्टील के बर्तन चेंज हुए, स्टेनलेस स्टील के आ गए। अब घर में स्टेनलेस स्टील का पहले लोहे के बर्तन होते थे या एल्युमिनियम के होते थे। जो एल्युमिनियम के, लोहे के बर्तन तो ठीक है, एल्युमिनियम का बर्तन स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता था, तो वो बर्तन बंद किया और स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करने लगे। नॉन स्टिक बर्तन और इंडक्शन चूल्हा, ये विज्ञान की देन है कि आज के व्यक्ति ये यूज कर रहे हैं, पहले के ये यूज करते थे। कितना समय नष्ट होता था, इतना समय खराब। दूसरा है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में पहले देसी हल, बखर और बैलों का प्रयोग होता था। बैलों का प्रयोग करके खेत की जुताई, बखराई और बुआई ये सब होती थी। और एक एक खेत को बोने के लिए, जोतने के लिए जाने कितना समय लग जाता था, ठीक है। और खाद में गोबर की खाद को, और कोई आदमी जानता नहीं था, जानवर ज्यादा पालते थे, गोबर ढेर भर हो जाता तो वही सड़ जाता, तो वही फेंक आते थे गर्मियों में। आज के बाद बारिश होती थी, बारिश के भरोसे खेती होती थी, और जब वो सड़ती थी खाद तब कुछ तत्व मिल जाते थे। तब तक तो कितना मिलेगा उसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होता है गोबर में, लेकिन कम मात्रा में होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। इसके लिए अन्य बाहरी खादें भी देनी जरूरी है। तो पहले ऐसी खोजें हुई ही नहीं थी, पहले लोग प्रयोग करें, इस तरह से ही काम चलता था। यानी पहले 20 बीघा वाला, 10 बीघा वाला भी गरीब था, और आज 5 बीघा वाला गरीब नहीं है, क्योंकि उसने उन्नत वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके, कृषि विधियों का प्रयोग करके खेती करना सीख गया है। पहले लोग केवल एक फसल लेते थे, जबकि साल में 3 फसलें ली जा सकती है। अब समझदार किसान, जो अच्छा किसान है, वो 3 फसलें ले रहा है उसी खेत से। तो उसके लिए भी एक निश्चित ढंग है, एक वैज्ञानिक ढंग है, उस ढंग के, उस तरीके के तहत ही हम ऐसा कर सकते हैं। सिंचाई के लिए राहट होती थी, राहट होती थी, जो बैलों के द्वारा ऐसे चलाई जाती थी, और कुआं से या किसी गड्ढे से पानी निकाल करके और नाली बना करके ले जाती थी। मिट्टी की नाली होती थी, पहले तो पानी नाली ही पूरा सोख लेती थी, बहुत देर तक बड़ी मुश्किल से खेत तक पहुंच पाता था, और कितनी मेहनत करती थी। या सिर में रख करके, पहले कुआं से निकालो या तालाब से ले या नदी से लाओ, सिर में रख करके सींचो, कहाँ तक सीखो, नहीं सीख सकते, ठीक है। मेहनत बहुत अधिक पड़ेगी और उत्पादन कम ही होगा। अब आज का युग क्या है, आज के लिए कृषि के लिए ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, सिंचाई के लिए नहरें हो गई जगह जगह, ट्यूबवेल हो गए हैं, तालाब हो गए हैं, और रासायनिक उर्वरक, खाद में रासायनिक उर्वरक आ गए हैं। हर तत्व के लिए अलग अलग। एक पौधे के लिए 18 पोषक तत्व चाहिए, 18 पोषक तत्व चाहिए। अब हमारी मिट्टी में कितने पोषक तत्व हैं ऑलरेडी, जिस खेत में हम खेती कर रहे हैं, तो ये हमको पता चलेगा जब हम मिट्टी की जांच करवाएंगे। मिट्टी की जांच करवाएंगे, जैसे कोई भी खेत है, इस खेत का हमको पता करना है, तो 4 कोनों से ले लीजिए थोड़ा थोड़ा मिट्टी, और 1-2 जगह बीच से ले लीजिए, और उसको आपस में मिला लीजिए, है ना। तो अब वो नमूना ले करके मिट्टी की प्रयोगशाला, मृदा प्रयोगशाला में
जाइए और वहां दे दीजिए। उस लाट का वो लोग परीक्षण करेंगे, परीक्षण करके बता देंगे कि आपकी मिट्टी में इस तत्व की कमी है और ये तत्व पर्याप्त मात्रा में है। तो जिस तत्व की कमी है उस तत्व वाली बाहर से खाद, अगर जैसे फास्फोरस की कमी है फास्फोरस वाली खाद दे देंगे, पोटेशियम की कमी है पोटेशियम वाली खाद दे देंगे, जिंक की कमी है जिंक वाली खाद दे देंगे। तो इस तरह से हम बाहर से खाद दे सकते हैं। यानी ये उपलब्धता हो चुकी है अपने यहाँ, ये विज्ञान की ही देन है। पहले ये सब बिल्कुल नहीं था, इसलिए कृषि उत्पादन बिल्कुल एकदम डाउन था। उन्नतशील बीज, पहले किसान खेती करता था और मान के चलो कि 1 बीघा में उसने ज्वार लगाया, जुंडी ज्वार, और उससे जो उत्पादन हुआ उसका कुछ ज्वार बीज के लिए, जैसे 5 किलो बीज उसको रखना है, लगेगा अगले साल, तो उसने 5.5 किलो 6 किलो उसने रख लिया अलग से निकाल के, वही बात दाम। अब उसको ये मालूम नहीं है कि जो हम 5 किलो 6 किलो रख रहे हैं तो ये जमेगा कि नहीं, ये जमेगा तो कितना जमेगा, या अगर पौधा भी हो गया उसका तो वास्तव में वो पौधा रोग रोधी कीट रोधी होगा कि नहीं, उसका जो बाली होगी, उसका जो दाना होगा कितना मजबूत होगा, कैसा होगा, ये सब उसको जानकारी नहीं। उसको सिर्फ मतलब ये था कि हम ये रख लें तो अगले साल बोने के लिए हो जाएगा। अब क्या व्यवस्था है, अब किसान क्या करता है कि हर वर्ष नया बीज प्रयोग करता है। वो भी कौन सा बीज, उन्नतशील बीज। बीज भंडार में जाकर के, बीज भंडार में हर जगह हर ब्लॉक में बीज भंडार बना हुआ है, वहां पर आप जाइए और अपने जो भी फसलें आप उगाते हैं वहां का बीज आप वहां से आप ले सकते हैं। तो उन्नतशील बीज होता है, वो बीज पहले से उपचारित भी होता है, यानी रोगों से और कीड़ों से लड़ने की उनमें उसमें क्षमता होती है, ठीक है, रोग रोधी होता है, तो उससे उत्पादन होता है। फिर क्षेत्र वाइज भी वैरायटियां आई कि पता चले कि बुंदेलखंड रीजन में पानी की कमी है, अब पानी की कमी है तो ऐसी फसल ऐसी वैरायटी वहां पर बोई जाए जिसमें पानी कम लगे, तो वो भी वैरायटियां अलग से वैज्ञानिकों ने उपलब्ध करा दी है। तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग वैरायटी भी उपलब्ध है। ये सब विज्ञान की ही देन है हमारे जीवन में। कीटनाशक दवाएं भी इसी प्रकार आ चुकी हैं। अगला है यातायात। पहले यातायात के लिए यानी आने जाने के लिए लोग बाग पैदल ज्यादातर जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों की बात बता रहे हैं, पैदल या बैलगाड़ी। बैलगाड़ी प्रमुख साधन था पहले के लोगों के पास। शहरों में क्या था कि तांगा, घोड़ा गाड़ी, ये चीजें थी, खच्चर, हाथी, ऊंट, ये सब चीजें थी। अब क्या है, अच्छा, अगर जब उनका प्रयोग वो करते थे तो समय कितना लगता था। अगर हमको यहाँ से मान के चलो कानपुर जाना है, अब कानपुर यहाँ से हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर पड़ता है और हम बैलगाड़ी में जा रहे हैं, सुबह के 7 बजे चले तो सीधे रात के 8 बजे पहुंचेंगे, यानी कम से कम 12 घंटा 11 घंटा 12 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बीच में बैलों को आराम भी देना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा। और हम तो ठीक है बन के जब आप बैठ गए, बैल बेचारे क्या करेंगे, वो तो बता नहीं पाएंगे कि हम थक गए, लेकिन तो उनको भी हमको रेस्ट देना पड़ेगा, यानी रात हो जाएगी हमको, फिर आने में भी वही जाम। तो अब क्या है, अब इस समय क्या है, अब इस समय की व्यवस्था है साइकिल। अगर गरीब से गरीब कोई व्यक्ति है उसके पास भी साइकिल है। पहले तो लोगों के पास साइकिल, जब शुरू में हम लोग जब छोटे थे साइकिल आई तो बड़ा खुशी है, बड़ा देखने जाते थे साइकिल कि हमारे पास कब होगी। इसके बाद मोटरसाइकिल का दौर आ गया, अब तो सीधे कार, सबके पास मोटरसाइकिल है, कोई पैदल चलना ही नहीं चाहता। किसी को 1 किलोमीटर भी सब्जी लेने जाना तो मोटरसाइकिल निकालता है। साइकिलों का प्रयोग बंद कर दिए लोग। तो पहले का प्रयोग ये था, आज का प्रयोग है साइकिल, कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, हवाई जहाज, पानी का जहाज। पानी के रास्ते हमें किसी दूसरे देश जाना है
तो नाव की जरूरत नहीं है। नाव को क्या है, नाव चलाते रहोगे और वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, बीच में तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, बड़े बड़े पानी में जहाज आ गए, खाने पीने की पूरी व्यवस्था, सोने की कमरे कटे हुए हैं, बने हुए हैं, सारी सुविधा है। रेलगाड़ी, ट्रेन, लोग ज्यादातर आने जाने के लिए ट्रेन का ही प्रयोग करते हैं। तो ये अंतर था। तो ये सब विज्ञान की ही देन है, विज्ञान से ही सब कुछ संभव हो पाया है। पहले ये सारी चीजें व्यवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं थी। राजस्थान के लोग आने जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे, ऊंट का प्रयोग करते थे। हर क्षेत्र में अलग अलग जानवरों को प्रयोग, ज्यादातर जानवरों का ही प्रयोग होता था। ठीक है, अपने एरिया में बैलगाड़ी का प्रयोग ज्यादा होता था, टांगा का प्रयोग होता था। तो इन सब चीजों का प्रयोग होता है। अगला है मनोरंजन। मनोरंजन के क्षेत्र में पहले क्या था, नौटंकी होती थी, कठपुतली का नाच, बंदर बंदरिया का नाच, जादूगर कोई दिखाने जादू वादू आता था, तमाम प्रकार से जो है लोगों को मूर्ख बना करके और पैसा वैसा लूट के चला जाता था। नाच, नृत्य, कोई आदमी होता था दाढ़ी मुच्छे बना के साड़ी वाड़ी पहन करके और डांस वांस करता था, लोग बड़ा देखने जाते थे, कहते थे म्यारा देखते हैं जाकर के, बड़ा अच्छा जो है, बड़ा अच्छा नाचता है। अब आजकल कोई देखने नहीं जाता, जिसको डांस वांस देखना है सब फोन में देख लेते हैं, इंटरनेट में, टीवी में, इतना आगे बढ़ चुका है। पहले का ही था सिस्टम। आजकल क्या है, रेडियो, अब रेडियो का भी प्रयोग बहुत कम हो गया, ट्रांजिस्टर, उसका भी प्रयोग बहुत कम हो गया है, यानी बहुत पीछे। उसके भी आगे से वहां आ गई है इंटरनेट, वीडियो गेम, सिनेमा। अब मेन चीज इस समय यूट्यूब में लोग बाग लगा करके अपना जो है वो देखे। डीवीडी का भी जमाना चला गया है, डीवीडी का भी जमाना रहा नहीं, बहुत कम बचा है, रेयर केस में। अब तो सीधे लोग बाग इंटरनेट से जो कुछ देखना होता है अपना आराम से देखते हैं, मनोरंजन करते हैं। बच्चे लोग अपना वीडियो भी खेलते हैं, वीडियो गेम डाउनलोड कर लिया, लूडो खेलते हैं, तमाम प्रकार के गेम खेलते हैं, है ना। तो सब के लिए, मनोरंजन के लिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है, उसी प्रकार से लोग मनोरंजन करता है। लेकिन बच्चे लोग जब भी यूट्यूब का प्रयोग करें तो शिक्षा संबंधी थोड़ी बहुत मनोरंजन भी कर सकते हो, कार्टून वगैरह देख लो, लेकिन ज्यादा नहीं, ज्यादातर शिक्षा संबंधित चीजें देखो जो तुम्हारा भविष्य बनाएगी। तो शिक्षा से अपने आप को जोड़े रखना है, खेल खेल के माध्यम से सीखो, कोई गीत के माध्यम से, कोई किसी तरह कोई थोड़ी बहुत ऐसे कहानी ही सुन लो, तो उससे काफी अंतर। अगला है संचार के साधन। संचार के साधन पहले पूर्व के समय में कोई संचार का साधन नहीं था। अगर कोई बीमार पड़ जाए, कोई किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाए, तो एक संदेशियों को भेजा जाता था, संदेशवाहक को, किसी व्यक्ति विशेष को भेजा जाता कि जाओ भैया तुम जाओ। और वो भी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता, दुर्बल व्यक्ति को नहीं भेजा जाता था, जो शरीर से थोड़ा हट्टा कट्टा, लाठी डंडा लेकर के चले, किसी से लड़ने की भी क्षमता रखे, क्योंकि बस्तियां वगैरह दूर दूर होती थी, जानवरों की भी खतरा रहता था, चोर बदमाश वगैरह भी लगते थे। तो संदेशवाहक के द्वारा संदेशा भेजा जाता था। अब कितना दूर संदेशा भेजना है, ये अगर ज्यादा दूर होता था, मान के चलो कि अगर 15-20 किलोमीटर भी है, तो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उसको लग जाते थे। पैदल जाएगा या तो बैलगाड़ी द्वारा जाएगा, तो कहाँ तक बेचारा बैल दौड़ेंगे, है ना, तो जाएगा तो आराम से, तो उसमें समय लगता था। अब आजकल व्यवस्था क्या है, या तो कि संदेशवाहक न जाए, तो अगर समय होता था लोगों के पास, तो लोग डाकघर का यानी डाकिया का प्रयोग कर लेते थे, डाक के द्वारा संदेशा भेजे जाते थे। पहले के निमंत्रण जितने आते थे, ज्यादातर लोग डाक के द्वारा भेजा जाता था। नया वर्ष जब आता था, तो नए वर्ष के कार्ड लेकर के लोग पता वता लिख करके डाक के द्वारा भेजते थे, तो वहां पहुंचता था जाकर के, नए वर्ष की शुभकामनाएं भेजते थे। आज तो क्या है कि 12 बजा नहीं, व्हाट्सएप पर शुभकामनाएं चालू हो जाती है। ये है विज्ञान की, तुरंत संदेशा तत्काल पहुंचता है, वीडियो पहुंच जाएगा, और वीडियो के साथ साथ तो लाइव भी दिखा देते हैं लोग बात। तो वास्तव में लाइव क्या चल रहा है, अभी कहीं क्रिकेट मैच चल रहा हो, कल
IPL का फाइनल है, टेलीविजन पर, फोन पर, हॉटस्टार पर लोग बाग जो है लाइव वहां जैसा चल रहा है वैसे फोन में देखेंगे। तब लाइव की व्यवस्था हो गई है, वीडियो कॉल करते हैं लोग बाग। कोई दूर दराज क्षेत्र में कोई नौकरी करता है, कोई काम धंधा करता है, अपने घर में माता पिता से बात करनी होती है, वीडियो कॉल में बात करनी है, दूसरे देखते हैं, बात करते देखते हैं, रिकॉर्डेड नहीं होता, लाइव होता है। तो इस तरह से इंटरनेट। अगला है चिकित्सा। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही, हर क्षेत्र में बहुत विज्ञान ने तरक्की किया है, बहुत बड़ा योगदान है। इस जो ये जो आजकल के जो लोग बाग जो जीवन जी रहे हैं वो सब विज्ञान की ही देन है, किसी भी क्षेत्र में, बस उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग अब वैद्य जी के पास जाते थे, वैद्य जी से नाड़ी देखते थे, कहते थे हाँ तुम्हें ये बीमारी है, कोई किसी फूल पत्ती जड़ी बूटी लेकर के घोंट काट के देते थे कि लोग सही हो जाते। 2-4 बार अपना कोई सही होता था, कोई सही भी नहीं होता था, क्योंकि बिना परीक्षण का इलाज था। जड़ी बूटी का आज भी इलाज चलता है, लेकिन पहले परीक्षण कर लेते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति में क्या की कमी है। तो जब वो कमी ढूंढ लेते हैं कि भाई इस चीज की कमी है, फला चीज दे दे सही हो जाएगा। पहले बिना परीक्षण के इलाज चलता था। किसी को अगर टीबी हो जाती थी वो अपने आप को मान लेता था कि हम भैया मर गए, अब हम बचेंगे नहीं, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं आता, विज्ञान की तरक्की नहीं की थी पहले। आज का क्या है, आज का तुरंत जांच होती है, मल की जांच हो जाएगी, मूत्र की जांच हो जाएगी, बलगम की जांच हो जाएगी, खून की जांच हो जाएगी। तुम्हारे शरीर में किस चीज की कमी है तुरंत ढूंढ करके तुरंत निकाल देते हैं, और इसके बाद उस चीज का इलाज चलाने लगते हैं। तो आजकल तो इलाज बड़ा संभव हो गया है, ये सब विज्ञान की ही देन है। एक्सरे की पहले व्यवस्था नहीं थी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इस तरह की तमाम प्रकार की जांचें हैं जो विज्ञान के द्वारा ही संभव हो पाई हैं। पहले जो है ये सब संभव बिल्कुल ही नहीं था, जिससे लोग बाग अगर जैसे टीबी हो जाती थी जिसको, वो सोच लेता था कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। अब आजकल टीबी के लिए व्यवस्था है, एक अलग विभाग बना हुआ है हर जिला अस्पताल में, अलग से बना हुआ है, वहां पर अलग डॉक्टर नहीं होता है, और वहां पर लोग बाग जाते हैं, जांच करवाएंगे, बलगम की जांच होगी, और जब वो जांच रिपोर्ट आएगी इस बार उसको देखेंगे हाँ इसको टीबी है, और मान के चलो दोबारा वो नहीं जा पाता तो उसके घर तक दवाएं भिजवाने का भी सरकार के पास व्यवस्था है। गांव-गांव में आशा बहू की नियुक्ति, हर नया पंचायत स्तर पर लगभग हर नया पंचायत स्तर पर CHC सेंटर बन चुके हैं, और उनके माध्यमों से उनका इलाज होता है। फोन द्वारा जानकारियां दी जाती हैं, वहाँ डॉक्टरों की टीम भी जाती है, पूछती है भैया तुम सही होंगे कि नहीं। जैसे एक पोलियो, तो पोलियो की टीम भी बहुत अच्छा कार्य करती है, तो वो जानकारी लेती है, फोन नंबर होते हैं, या स्वयं टीम परीक्षण करने दी जाती है। अगर कोई नहीं पहले तो बता देते हैं भैया तुमको आना पड़ेगा यहाँ, लेकिन अगर नहीं पहुंच पाते हो तो वहां तक तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगी। ये है विज्ञान से ही ये सब संभव हो पाया है। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान का बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में पहले क्या चलता था, गुरुकुल प्रणाली चलती थी, अध्यापक लोगों के पास जितनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं थी, ज्यादा व्यवस्था थी ही नहीं, वो ऐसे ही अपना अध्यापन कार्य करते थे। गुरुकुल प्रणाली थी, वो संस्कार होता था, 16 संस्कार होते हैं व्यक्ति में, उपनयन संस्कार में ही जो है उपनयन संस्कार तो शिक्षा के लिए रवाना होते थे, बच्चों को बाल उठ करके बड़ी चुटैया रख करके इसके बाद जो है जाते थे गुरुकुल में, और वहाँ के नियमों का पूर्ण पालन करते थे। अब आजकल के क्या व्यवस्था क्या है, आजकल की व्यवस्था गुरुकुल व्यवस्था नहीं है, वैज्ञानिक व्यवस्था है। विज्ञान की दृष्टि से सारे शिक्षण का गुरुकुल भी बने हुए हैं, वहाँ भी विज्ञान पढ़ाई जाती है, विज्ञान की दृष्टिकोण से सारी शिक्षा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि सारे विषय महत्वपूर्ण होते हैं, विज्ञान को तो रोल अहम है। तो पहले गुरुकुल प्रणाली थी, अब आजकल क्या है,
ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इंटरनेट, इनका उपयोग करके आजकल बच्चे यूट्यूब का प्रयोग करके, इंटरनेट का प्रयोग करके यूपीएससी क्रैश कर रहे हैं, आईएएस परीक्षा क्रैश कर रहे हैं, पीसीएस परीक्षा क्रैश कर रहे हैं और किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जाते, घर बैठे कर ले रहे हैं। अपने फोन में जो बच्चे 1 से लेकर के 12 तक या और उच्च शिक्षा तक हो, तो दीक्षा ऐप उसमें जाइए प्ले स्टोर पर और दीक्षा उसमें लिख दीजिए, तो दीक्षा ऐप नाम से आता है एक ऐप एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसमें जाइए, अपनी क्लास सेलेक्ट करिए, अपना विषय सेलेक्ट करिए और उसमें पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है, किताब की भी जरूरत नहीं, एक पाठशाला यही, तो किसी किताब की आवश्यकता भी नहीं, उसमें सारा मटेरियल पड़ा हुआ, उसी से लोग फोटो कॉपी निकाल करके लिखने की भी जरूरत नहीं है। पहले हम लोग कलम दवात लिए सब लिखते रहते थे, हाथ बंद करते थे, लेकिन आजकल क्या है, तुरंत कट से फोटो मशीन है, फोटो कॉपी मशीन से निकला लेते हैं। एडुसेट उच्च शिक्षा के लिए एडुसेट उपग्रह है, उसका प्रयोग शिक्षा के लिए किया जा रहा है। अगला अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहले साधारण दूरबीनें होती थी, साधारण वेधशालाएं होती थी, अब आजकल क्या है भाई, चंद्रयान में मंगलयान, रडार, ये कि हमें सारी सूचनाएं एकत्र करने में, किस ग्रह में की मिट्टी में क्या क्या, वहाँ वातावरण है कि नहीं, एटमॉस्फेयर है कि नहीं, सारी सूचनाएं देने के लिए आजकल विज्ञानी यहाँ तक पहुंच चुका है। अगला है रक्षा। रक्षा के लिए पहले लोग भाग लाठी, भाला, धनुष, तीर धनुष, धनुष महाभारत काल में देखा होगा या रामायण काल में, तो धनुष बाण और तलवार, गदा, इन सब चीजों का प्रयोग करते थे। अब आजकल का जमाना क्या है कि टेक्निकल हाईटेक हो गया है, यानी विज्ञान का क्या उसमें रोल रहा है, वो देखिए बंदूक है, लोग बाग तीर निकालते थे, फिर निशाना साधते थे, फिर लगाते थे, अब क्या है, बंदूक बड़ी है, सीधे मारा ठाड़, पिस्तौल, तोपें आ गई हैं, पूरा पता चले कि शहर उड़ा दे, टैंक आ गए हैं, परमाणु बम, मिसाइल, कितना विज्ञान तरक्की कर लिया। तो ये सब हर देश ये सब चीजें इकट्ठे रखता है, क्योंकि इन चीजों की जरूरत कभी पड़ जाए। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो भारत के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार थे पाकिस्तान से लड़ने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं थे, उनके पास तो कम मात्रा में थे, अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, अपने पास अच्छी क्वालिटी के थे और बढ़िया थे। और परमाणु बम सबसे खतरनाक, जापान का हिरोशिमा और नागासाकी देश, नागासाकी शहर जिसको तबाह करके अमेरिका ने गिराया था, परमाणु बम तबाह हो गया था, यानी पूरा नष्ट हो गया था। और जाने कितने साल लगे जापान को पुनः अपनी स्थिति में आने में, क्योंकि वहाँ के हर व्यक्ति ने इतनी मेहनत की कि जिससे जापान विकसित देशों में फिर पुनः शामिल हो पाया। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अपने घर में अपने बच्चों को दिखाइए, कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर बच्चा किसी टॉपिक को सुन करके और थोड़ा बहुत सीख लेता है तो उसके जीवन में सुधार ही होता है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आगे की ओर ही ले जाएगा, ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते हैं।